अरे विजय, तुम? टीना, मैं अंकल को डावला भाई से मिलाने लाया था। अंकल, ये टीना है, डावला भाई की बहन। नमस्ते अंकल। ओ, डाबला कहीं विजय के साथ अपनी इस बहन के रिश्ते की बात तो नहीं कहना चाह रहा था? अंकल, टीना आपसे नमस्ते बोल। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू टीना? हम फाइन अंकल। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। अंकल, मैं यहाँ आता रहता था ना, तो टीना से जान पहचान। अंकल आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय वाले लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी चाय ड्यू रही, फिर कभी। विजय, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अंकल रुकिए ना, मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। अरे भाई, टीना ने चाय के लिए पूछा है, तुम चाय पियो। हाँ, एंड आई विल सी यू लेटर। ओके टीना? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा हुआ विजय, तुम खुद ही चले आए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। कैसी जरूरी बात? मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती, कहीं बाहर चले? चलो। आपने मुझे बुलाया श्वेता जी? हाँ सुधा, मैं तुमसे ये जानना चाहती थी, हमारे सदन से जो डिफेक्टेड साड़ियाँ जनता एम्पोरियम के यहाँ चली गई थी, वो वापस मंगाई या नहीं? वो मंगवा लिए और उसकी जगह पे दूसरी साड़ी भेजी है। अच्छा, और उनकी पेमेंट की बात हो गई? आज सुबह ही मैंने फ़ोन किया था, नेक्स्ट वीक तक वो पेमेंट भेज देंगे। और वो अपना भंडार भगवती एम्पोरियम से जो ऑर्डर्स आए थे वो भिजवाए? उनका सामान पैक हो रहा है, दोपहर तक टेम्पो चला जाएगा। और सुधा, जयराम काका और शकील भाई से कहना कि अमित का ज़रा ध्यान रखें, जिस तरह से वो सदन के कामों में इंटरेस्ट लेने लगा है। श्वेता, अरे अमित, तुम? क्या मैं अंदर आ सकता? आओ ना, अंदर आओ। मैं जाऊँ? अमित, सदन के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और यहाँ पर होने वाले हर काम में तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम लोगों का प्यार और माँ के आशीर्वाद का असर है। अरे हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि माँ से मिलोगे। कैसी है उनकी तबीयत? हाँ अमित, माँ की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उनकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। ट्रीटमेंट चल रहा है, उम्मीद है जल्दी अच्छी हो जाएंगी। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। मेरा मतलब उनकी सेवा। तुम यहाँ सदन में काम करके उनकी ही सेवा कर रहे हो अमित, और इसी तरह माँ के सपनों को पूरा करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अमित, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अब तुम अकेली रहोगी भी नहीं। मैं हर हाल में, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है, पर मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानने लगा हूँ। अपना दोस्त, अपना हमदर्द, अपना साथी, सब कुछ। तुम्हारे अंकल भैया से मिलने क्यों आए थे? भैया ने बुलवाया था नहीं, या वो खुद? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, सुन रहा हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो अंकल ने जिद की थी तुम्हारे भाई से मिलने की। क्यों? दरअसल अंकल तुम्हारे भाई से ये बोलने गए थे कि अब तक जो हो गया वो हो गया, अब आगे से वो हमसे कोई संबंध ना रखे। लेकिन फिर भैया ने क्या कहा?
तुम्हारे भाई की बात ना तो मेरे ही समझ में आई और ना ही मेरे अंकल की। ऐसा क्या कहा भैया ने? अंकल गए तो थे सारे संबंध तोड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने कोई नया संबंध जोड़ने की बात कर दी। तुम्हारे पापा की डेथ की खबर सुनकर भैया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसलिए वो तुम्हारे दामन पर लगे हुए दाग को धो डालना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो सारा गुनाह अपने सर लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने उन्हें इस बात का मौका ही नहीं दिया। काश वो हो जाता जो भैया चाहते थे, तो आज तुम्हारे साथ वो सब ना होता जो हुआ। ये तुम्हारे भाई के दिल में अचानक हमदर्दी कैसे जाग गई? मैं जानती हूँ कि भैया काला धंधा करने वाले बुरे आदमी, सख्त दिल के हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी जैसी भावना भी है। और जब ये भावना उन पर ज़्यादा असर दिखाने लगती है ना, तो मुझे उनमें शैतान के बजाय भगवान नजर आने लगता है। आज पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे भाई की तारीफ सुन रहा हूँ। मैं सच कह रही हूँ विजय, भैया का एक ये भी रूप है। लेकिन मैंने तो तुम्हारे भाई के अंदर हमेशा शैतानी देखा है। उन्होंने अपना ये रूप दिखाया है तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले श्रीवास्तव को किडनैप करवाकर, और तुम्हारे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ के साथ काम करने वाले गौतम वर्मा का मर्डर करवाकर। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना विजय, लेकिन ये बात सच है कि भैया ने ये सब कुछ करवाया है तुम्हारे पापा की वजह से, क्योंकि भैया को शक है कि तुम्हारे पापा की मौत इन सब की वजह से हुई है। तुम जो कह रही हो सच ही होगा, लेकिन पता नहीं क्यों टीना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। भैया का गुस्सा अभी भी राकेश नाथ पर कम नहीं हुआ है, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। भैया ने तुमसे गलत काम करवाया तुम्हें तुम्हारी हिफाजत का वादा देकर, लेकिन जब ये राकेश नाथ और आदित्य शानबाग हाँ, वैसे तो आदित्य शानबाग हमारे घर अक्सर आया करता था, लेकिन इन दिनों जब एक दिन भैया के पास वो आया था तुम्हें चाय देने के लिए उनके कमरे में गई, तो उन दोनों की बातों से मुझे लगा कि तुम लोगों के ऊपर जो भी मुसीबत आई है वो किसी और की वजह से नहीं है, सिर्फ आदित्य शानबाग की वजह से है। आदित्य शानबाग, राकेश नाथ के नामदार। मैंने आदित्य शानबाग को पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर मुझे पता चला कि साजिश में वो भी शामिल है तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि वो मेरे बड़े भाई का सालू है। लेकिन वो कमीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज उसकी वजह से मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा टीना।
माँ जी चलिए, अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। माँ जी फिर से वही बच्चों वाली जिद। देखिए, आप अगर दूध नहीं पिएंगी तो ठीक कैसे रहेंगी, और अगर आप ठीक नहीं रहेंगी तो पिताजी की सेवा कौन करेगा? तुम हो ना हमारी सेवा करने वाली। मैं तो हूँ ही माँ जी, आप लोगों की सेवा करके ही मुझे मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन आप ये दूध पी लीजिए। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कसम के बारे में बताया था ना। माँ जी वो कसम कब की टूट चुकी है। चलिए चलिए, अब आप दूध पिएंगे। चलिए चलिए, ठंडा हो रहा है। चलिए चलिए चलिए। That's good. तुम्हारे हाथ से दूध पीकर अमृत जैसा लगता है। ये अमृत नहीं, जहर है बुढ़िया, जहर। देख तो सही कुछ ही दिनों में ये क्या असर लाता है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ तुम जैसी बहू सबको मिले। पर ऐसी सास किसी को न दे, और अगर दे तो मेरी जैसी बहू की जरूर दे। इस सोच में पड़ गई? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर भी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या बात है? माँ जी, अब कोई अच्छी बात होती तो बताती मैं, लेकिन बताओ ना क्या बात है। माँ जी वो जो ममता है ना, जिसे आप इतने लाड प्यार से ब्याह कर इस घर में लाई थी, वो पिताजी के बारे में बड़ी मनहूस बात कह रही थी। क्या कह रही? कह रही थी कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? आग लगे उसके मुंह को, कुलक्षणी कहीं की। आने दो उसे, जबान खींच लूंगी उसकी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी। माँ जी मैंने उसे खूब डांटा और प्यार से समझाया भी। अरे पर उससे कुछ तो अकल होनी चाहिए ना। अपने पिता जैसे ससुर के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई उसे? माँ जी अब रहने भी दीजिए ना। देखिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आपको मेरी कसम है, अगर आपने ममता से एक लफ्ज भी कहा तो। अपनी कसम दिला के मेरा मुंह बंद मत करो। माँ जी आप इस बात को क्यों भूल नहीं जाती? देखिए, आप इस बात को भी तो समझिए ना, जो औरत इतनी मनहूस बातें करती है वो खुद कितनी मनहूस है। उसके कदम घर में पड़ते ही पिताजी के साथ क्या हुआ? हाँ? रहने दीजिए, चलिए अब आप आराम कीजिए। चलिए संभाल के। कैसी बातें करती है ये लड़की? अब आने दो उसे, अच्छी खबर लूंगी उसकी। माँ जी संजय को बता दूंगी। आराम से। वो ठीक। माँ जी एक्चुअली पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या? माँ जी मैंने आपको कहा था ना, आपने टेंशन नहीं लेना है। आप क्यों फिक्र करती हैं? मेरे पापा हैं ना उनके साथ, उन्होंने सारी सिचुएशन संभाल ली। तुम्हारे पापा इतना कुछ कर रहे हैं तो इनको ठीक होना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी। बस बहू, अब तुम जाओ, आराम करो। नेहा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं माँ जी, मैंने नेहा को ऑलरेडी सुला दिया है। अब आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। ममता को तो देख लूंगी मैं।
संजय को कह के खूब डांट दिलवाऊंगी। ऐसी कैसी बातें करती है, जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। लगा तीर निशाने पे। इस औरत का कौन सा रूप सही है? शादी वाला, हॉस्पिटल वाला, या फिर ये रूप? इसकी कौन सी बात पर यकीन करूं? कभी कितनी बेदर्द और कभी इतनी हमदर्द। इसके बारे में जितना जानना समझना चाहता हूं, बस उतना ही उलझता जा रहा हूं। खैर, टाइम विल टेल, वक्त ही बताएगा।